3 बड़े बेसेस हैं, उनमें से बेस है। इतना बड़ा है कि इसमें 2 एयर स्टेशन वहां पे हैं, एक एयरफोर्स का है और एक नेवी का है। दूसरा खुला इलाका है, बीच में काफी एरियाज हैं, यानी इंस्टॉलेशन जो है वो कोनों में पेरीमीटर्स के ऊपर इंस्टॉलेशन है, दरमियान में सब खुला हुआ है, झाड़ियां हैं, जंगल हैं, रनवे है, जिसमें टिपिकली किसी भी एयरफील्ड का एरिया होता है। फिर इसके इर्द गिर्द की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा गुंजान आबाद है, खासतौर पर शाह फैसल कॉलोनी की साइड पे। एक नदी है, मलिर नदी जिसे कहते हैं, वो उसके बिल्कुल बाउंड्री के पास होकर गुजरती है, ड्रेन्स हैं उसके अंदर से, कुछ एरिया उसका हमारे बेस के अंदर से होकर गुजरता है और कुछ फिर जाहिर है कि नदी फिर बाहर जाकर दोबारा में ये ड्रेन के तौर पर इस्तेमाल होता है सीवरेज वगैरह के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरियाज ऐसे हैं गुंजान आबाद होने की वजह से, उनकी एंट्रेंस की पॉसिबिलिटी की वजह से। अब ये नहीं है कि इन्होंने माजरत के साथ नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त चल रही है कि PNS मेहरान ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। मेरा ख्याल है हम कट करके कराची जाएंगे नाज़रीन इस वक्त। अच्छा नाज़रीन, फिलहाल इधर ही है, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एडिशनल हम आपकी तरफ हम आएंगे। जी सॉरी, तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पॉसिबिलिटी, और चूंकि मोस्ट जितनी कराची की इंस्टॉलेशंस हैं वैसे गुंजान आबाद इलाकों में है, कराची बजाते खुद एक गुंजान आबाद शहर है, तो उसकी सिक्योरिटी जो है उस लिहाज से वल्नरेबल जरूर हो जाती है। अब वल्नरेबिलिटी का मतलब यह है कि हमें रूटीन सिक्योरिटी से हटके हाइटेंड सिक्योरिटी पर जाना चाहिए, खासतौर पर जगहों में हमें करना चाहिए था और करना चाहिए। फिर रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, और अगर नहीं रिसोर्सेज एलोकेट की हुई तो हमारी गलती है। 9-10 साल से हम इस जंग में घुसे हुए हैं, हमें अगर अभी भी सबक नहीं आया कि हमारी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट है। GHQ पे हमला हुआ, उसको छोड़कर उससे पहले कराची में नेवी के ऊपर कितने हमले हुए, एयरफोर्स के ऊपर उनकी बसेस पे हमले हुए। तो कहने का मतलब यह है कि टारगेटेड तो हम थे, और जो हम टारगेटेड थे तो इसके ऊपर सिक्योरिटी का अब टोटल इंटेलिजेंस का फोकस इस पे अब तक एक प्रोसीजर्स रिवैम्प हो जाने चाहिए थे। मैं तो सुबह से कह रहा हूं कि 21वीं सदी की जो लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई, 21वीं सदी की लड़ाई 20वीं सदी के तरीकों से नहीं लड़ी जाती। आपके वेग होते हैं जो अपोनेंट्स होते हैं। मुबशिर, आपने बात सुनी दोनों की, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि कोई इससे इनकार नहीं करेगा कि जितने आपके एडवर्सरीज हैं, जो वल्नरेबिलिटीज होंगी तो वो उसको करेंगे एक्सप्लॉइट। तो इशू ये है कि आप अपनी वल्नरेबिलिटी को ब्लॉक करें, या इशू ये है कि हम कहें कि ये कर रहे हैं तो देयरफॉर? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। जहां तक ऑपरेशनल चीजों का या प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है, वो तो ये 3 अफराद जो हैं ये मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, दे कैन आंसर दैट। मैं जिस बात का बार बार जिक्र कर रहा हूं ना, मैं कानून साजी का और एक कौमी रुझान की जो है मैं उसके ऊपर ज्यादा बात कर रहा हूं कि अगर आपने और हमने अभी भी मिलकर ये आवाज नहीं उठानी कि हमने दहशतगर्दों को खत्म करना है और हमने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कवानीन बनाने हैं, और अगर कोई दहशतगर्द को हार पहनाता है या उसको अपने घर में खाना खिलाता है तो वो शख्स भी हमारा मुजरिम है, ठीक है, हमने उसको भी नहीं हमने छोड़ना। और जब तक एज ए नेशन हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करके एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर आपके लिए कोई सिक्योरिटी इदारा जो है ना वो काफी नहीं है। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की मुबशिर, उससे जो सवाल उठता है वो ये है कि अगर हम अपनी, जो आपने कहा एब्सोल्युटली ऑन द डॉट, लेकिन अगर हम अपनी कौम को हर वक्त ये कहें कि इंडिया और इजराइल और अमेरिका, तो मुझे लगता है कि फिर हमारी कौम जो है वो जो हमें इंटरनली अपने इदारों को 100% सपोर्ट देने की जरूरत है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। देखें जन साहब, भारत जन, मैं ये खत्म कर लूं, मेरा मतलब था कि लोग आपको सपोर्ट करने की बजाय, मुझे एक समझा देना एक बात, मैं इंडिया की बात कर लूं। नहीं, मैं सवाल आप फिर 100 दफा कही, मैं ये कह रही हूं, अगर हम ये सोच आगे ले जाते हैं तो फिर लोग अपने इदारों को सपोर्ट करने की बजाय, अपने आप को चौकन्ना रखने की बजाय सब कुछ, फिर हमें लगता है कि गुस्सा सारा हमारा उस तरफ चले जाता है। तो वेयर इज योर नेशनल एनर्जी गोइंग देयर? मुझे पहले एक बात बताएं कि जिस तरह हमारी कोर्स होती है ना आर्मी में, 1 कोर, 3 कोर, 4 कोर, उस तरह एक चीज होती है कमांड। इंडिया में कमांड्स हैं, यानी एक कोर के अंदर डिव्स होती हैं, तो एक कमांड के अंदर कोर्स होती हैं बेसिकली। इंडिया में 7 कोर्स हैं जिनमें से कमांड्स हैं, एक रिजर्व कमांड है और 6 कमांड्स हैं। 5 जो है वो आपके बॉर्डर्स पे हैं डायरेक्टली। बिल्कुल। अब मुझे आप बताएं कि मैं इंडिया सेंट्रिक हूं कि इंडिया पाकिस्तान सेंट्रिक है, पहले तो इस चीज का फैसला कर लेते हैं। बात यह है कि दीज आर रियलिटीज ऑफ लाइफ, वी कांट यानी रन अवे फ्रॉम देम। बट हैविंग सेड दैट, मैं जनरल तलत साहब की एक बात से एग्री करता हूं कि हम ब्लेम करना या सिर्फ कहना और उसका कोई क्या कहते हैं एक
एक्शन प्लान उसके लिए ना तैयार करना वो भी कमजोर, लेकिन एक्शन आपको कानून की साइड पे रहते हुए करना वो भी बात ठीक है. Your point about absence of law is absolutely anti-terrorist law. इतना बड़ा गैप है absence of that in this country कि आप ठीक कह रहे हैं, अभी 3,500 को तो लेके आप बैठे हैं स्वात में. तो क्या वजह क्या है कि क्यों नहीं आप अपनी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको वीकनेसेस क्या क्या हैं. एक तो लेजिस्लेशन में है, दूसरे ये है कि जो जजेस हैं वो डरते हैं, फिर जो एविडेंस इकट्ठा करते हैं यानी शवाहिद, उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, वो खुद डरते हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती. तो जजेस को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, उसके बाद फिर जो कानून जो है वो कमजोर है. तो इस लिहाज से जो लोग दहशतगर्द हैं वो कार्रवाई भी करते हैं और फिर कामयाब होकर. सर आपने तो बेबसी का नहीं, लेकिन आप तो बेबसी की एक नहीं मैं बता रहा हूँ, तो ये ठीक कौन करेगा? नहीं मेरा मतलब है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम मामलात के ऊपर हमें पेशरफ्त करने की जरूरत है. लॉ एविडेंसी की बात होगी ना. मैं कह रहा था स्पेशल कोर्ट्स आपको बनाने, उनको एम्पावर करना है. यू सी मैं आपको बताऊं, जब इटली में इस किस्म के वाकयात हुए, हालांकि वो एक और किस्सा है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक आइलैंड के ऊपर अपने तमाम जजेस को ले गए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को, और वहां जाके उनका ट्रायल किया. और आप बिल्कुल मतलब ये कि कर्टन होता था कि ये नहीं इल्म होता था कि कौन जज है, कौन प्रिजनर है और कहाँ हो रहा है, यानी मतलब इन कैमरा. और इसलिए कि वो इतने खतरनाक लोग थे. मेरा मतलब ये है कि जब ममालिक के ऊपर इस किस्म के चैलेंजेस आते हैं तो फिर उसका एक रुख बदलना चाहिए मुल्क का. यानी मतलब ये कि एक अज़्म आना चाहिए कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं. देखिए आप चाहे आप कुछ कहें, अमेरिका ने 10 साल लगा दिए, बेशक यानी नाकाम रहा 10 साल उसामा बिन लादेन को, उसके बाद उसने पकड़ा, हालांकि हमारी खुद मुख्तारी पामाल हुई वगैरह वगैरह. लेकिन बात दरअसल ये है कि इससे जाहिर होता है कि वो ये कहते हैं कि अगर आपने हमारा जुर्म किया है हमारे साथ, हम उसका बदला लेंगे. पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि कोई भी मुजरिम जो है वो छूट बगैर. अमेरिका के खिलाफ भी हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. सॉरी इफ आई में इंटरजेक्ट एंड फिर एयर मार्शल साहब बताइएगा. मैं बड़े अफसोस के साथ आपको बताता हूँ कि हमारे काफी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस यानी दहशतगर्द एलिमेंट में अपना वोट बैंक तलाश कर रहे हैं. ये ठीक है, और उसकी वजह से आप उनके खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकते. पहले मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप और मैं और नसीम और ये सारे एक दूसरे से ना मुत्तफिक हो, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात पे तो मुत्तफिक है ना कि ये हमारा मुल्क है और हमने इसको एक पार. बिल्कुल ठीक है. अच्छा आप बताइएगा, फिर आपके पास आते हैं जल्दी. मैं तो कह रहा हूँ जी, इनकी स्ट्रेंथ इसलिए बड़ी है कि इन्होंने 4-5 साल इन पूरे ट्राइबल एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट हुकूमत की है. आपने सबसे पहले उनसे एरिया लें, जिस तरह इन्होंने शुरू किया, स्वाद से शुरू हुआ. आर्मी कोशिश तो कर रही है भाई, वो तो आप इनको जब स्पेस डिनाई करेंगे, ये जो आर्मी इंस्टॉलेशन पर ये हमले कर रहे हैं, ये बेसिकली उनका मोरल डाउन करने के लिए. मैंने पहले भी बोला है कि अगर आज आर्मी उनको बोले कि जी हम ऑपरेशन नहीं करते, आप वहां पर अपनी हुकूमत करें, ये कभी भी आर्मी पर हमला नहीं करेंगे. लेकिन वो वहां पर हुकूमत करना चाहते हैं. इसमें अमेरिका चला भी गया, इन्होंने हथियार नहीं डालने. जो आदमी समझता है कि अमेरिका चला जाएगा तो ये सरेंडर करेंगे, ये पावर चाहते ही है. अमेरिका के आने से 3 साल पहले से 1998 से ये ट्राइबल एरिया. मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर साहब आपकी हर बात से मुझे माजरत के साथ. चलिए कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आप बताइए. मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा ब्रिगेडियर साहब से. देखिए हमारा ध्यान वजीरिस्तान की तरफ रहा,